सुप्रभात। आज हम अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रकरण 1 और 2। परिचय में प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हमें इस पाठ में समझना है खनिज क्या होते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो कि हमें भूमि की ऊपरी सतह या महासागरों से प्राप्त होते हैं खनन के द्वारा। इनको हम खनन से निकालने का प्रयास करते हैं, निकालते हैं, प्रक्रिया करते हैं। ये सब क्या होते हैं? खनिज। और ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए हम इनको निकालते हैं। दूसरा है प्यारे विद्यार्थियों अयस्क। प्यारे विद्यार्थियों अयस्क भी एक प्रकार के खनिज हैं। एक प्रकार बल्कि सभी खनिज होते हैं। खनिज ऐसे खनिज होते हैं अयस्क जिनको निकालना सरल और लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए माना किसी स्थान पर कुछ सोना अयस्क के रूप में, खनिज के रूप में, अब हमें उसे निकालना है और यदि वह उसको निकालना सरल हो और लाभकारी हो तो उसे हम निकालते हैं, तब उसे कह देते हैं अयस्क। जो खनिज हमारे लिए निकालने के लिए सरल और लाभदायी होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो ये थे खनिज और अयस्क। अब कहेंगे हम अपअयस्क क्या होते हैं, तो अपअयस्क को समझ लेते हैं। अपअयस्क अयस्क के साथ वे अवांछित, जिनको हम चाहते नहीं हैं, अशुद्धियां होती हैं जो कि अयस्क के साथ पाए जाते हैं, और जैसे धूल मिट्टी के कण। तो ये था खनिज, अयस्क और अपअयस्क। अयस्कों को हम गैंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? गैंग। तो ये था परिचय। अब हम बात करेंगे प्रकरण 1। प्रकरण 1 है धातुओं की उपलब्धता। धातु किस रूप में पाए जाते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे धातु? प्यारे विद्यार्थियों जो धातुएं हैं ये मुख्यतः 3 रूपों में पाई जाती हैं, क्योंकि धातु विशेषकर एक्टिव होती है। कुछ धातुएं ही निष्क्रिय होती है जो कि शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, या केवल धातु उसमें होती है। तो विशेषकर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तो मेटल ऑक्साइड, जब कार्बोनेट के साथ क्रिया करके मेटल कार्बोनेट बनाते हैं तो इन्हें धातु कार्बोनेट भी कहते हैं। और जब ये मेटल सल्फाइड के साथ क्रिया करते हैं तो धातु सल्फाइड या मेटल सल्फाइड बनाते हैं। तो विशेषकर इन 3 रूपों में अयस्क पाए जाते हैं। और अयस्क ये पदार्थ, इनमें जब गैंग के कण भी होते हैं तो इसे कह देते हैं अयस्क। धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फाइड के साथ जब गैंग के कण और अन्य अशुद्धियां भी होती हैं तो उन्हें कहा जाता है अयस्क। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अयस्क। तो अयस्क विशेष 4 धातुएं हमारे यहाँ पर हैं जो आपके कोर्स में हैं। इनको हम देखेंगे इनके कौन कौन से अयस्क होते हैं जो मुख्य अयस्क हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि जैसे एल्यूमिनियम के 2 अयस्कों के नाम और सूत्र लिखे तो 2 नंबर का, एल्यूमिनियम के 2 अयस्कों के नाम लिखे तो 1 नंबर का, या एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम और एक अयस्क का नाम और सूत्र दीजिए फिर भी 1 नंबर का। तो ये आपको याद रखने हैं किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला हमारा धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 2 अयस्क के प्यारे विद्यार्थियों, पहला है बॉक्साइट और दूसरा है केओलिनाइट। बॉक्साइट का सूत्र है AlOX। AlOX यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो O कितने हैं? X है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। और उस पर निर्भर करता है OH3 - 2X। ये बॉक्साइट का सूत्र है। इसमें अन्य अशुद्धियां भी मिक्सअप होती हैं। दूसरा प्यारे विद्यार्थी केओलिनाइट, इसका है Al2OH का होल 4, Al2OH का होल 4 Si2O5 यानी सिलिकॉन पेंटॉक्साइड इसमें प्राप्त होता, इसके साथ मिश्रित रहता है। इसे कहते हैं केओलिनाइट। दूसरा प्यारे विद्यार्थी हमारे पास लोहा, या इसका दूसरा नाम है आयरन। इसके 4 अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट। इसको आप शॉर्टकट में याद रखना चाहेंगे तो हेमेसिआपा। लोहे के जो अयस्क हैं 4, उनका नाम है हेमेसिआपा। और इनके सूत्र भी सरल आपने अध्याय स्कूल में पढ़े हैं। हेमेटाइट का है Fe2O3, मैग्नेटाइट का है Fe3O4, सिडेराइट का है सिडेराइट का FeCO3 यानी पहले के 2 ऑक्साइड है, दूसरा कार्बोनेट है। जैसे हमने बताया था इनको सीरियल वाइज ही हमने टेबुलेशन किया हुआ है ताकि आपको समझने में सरलता रहेगी। तो Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 मैग्नेटाइट, FeCO3 सिडेराइट और आयरन पायराइट है FeS2। क्या है आयरन पायराइट? FeS2। तीसरी जो धातु प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास तांबा, इसका दूसरा नाम कॉपर भी है और इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इनमें तो सिंपली था, इसको इसके सूत्र याद कर दे, नाम याद कर दे। इसमें ऑक्साइड, फेरस, फेरिक और
उसमें कार्बोनेट और सल्फाइड, केवल सल्फाइड में H2 याद रखना है, FeS नहीं बल्कि FeS2। अब प्यारे विद्यार्थियों, तांबे में क्यूप्राइट, क्यू में कापा कॉपर ग्लांस, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो क्यूप्राइट, क्यू से क्यूप्राइट Cu2O, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है और 2 कॉपर की 1। मैलाकाइट CuCO3, ऑक्साइड के बाद कार्बोनेट है बट उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है, Cu वो इसका होल ट्वाइस, तो यहाँ पर बैलेंसी 2, यहाँ पर भी बैलेंसी 2, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 OH जुड़े हैं, क्योंकि कॉपर अपनी प्रयुक्त ऑक्सीकरण संख्या को दर्शा सकता है। फिर कॉपर पैराइड में FeCu FeS2, जैसे FeS2 था तो इसके साथ कॉपर भी आ जाएगा, तो इसे हम कॉपर पैराइड कह देंगे, आयरन उसमें अशुद्धि के रूप में रहेगा। और चौथा है कॉपर ग्लांस Cu2S यानी सल्फाइड S, Cu2S यहाँ पर एक ऑक्सीकरण अवस्था के साथ है Cu। अब चौथा जो लास्ट है प्यारे विद्यार्थियों, जस्ता, जिसको हम जिंक भी कहते हैं। कॉपर और जिंक में इनको इंग्लिश के नाम है, तांबा और जस्ता हिंदी के नाम है। तो इसमें 3 है, जिंकाइट, कैलामाइन, जिंक ब्लेंड। जैसे कि जिंक ब्लेंड, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जिंक ब्लेंडिंग नाम। और इनके सूत्र है सिंपली ZnO जिंक ऑक्साइड, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट और ZnS जिंक सल्फाइड। तो ये थे धातुओं की उपलब्धता। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरा प्रकरण पढ़ेंगे वो है अयस्कों के सांद्रण, प्रसाधन या सज्जीकरण, और इंग्लिश में एक ही नाम है सबके लिए, कंसंट्रेशन। ऑफ ओर, अयस्कों का कंसंट्रेशन। तो सांद्रण यानी अयस्क की मात्रा ज्यादा कर देना, अशुद्धियों को हटा करके, अशुद्ध यानी अब अयस्क। दूसरी बात है प्रसाधन, जैसे कि हम गंदगी को त्यागते हैं, फ्रेश होते हैं, सुबह टॉयलेट जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो इसी प्रकार यदि अयस्क से गंदगी को हटा दिया जाए तो इसके लिए आपको प्रसाधन भी कह देते हैं। और सज्जीकरण, पहले अच्छे नहीं लगते जब गंदगी होती है, जब हम नहा धो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं तो हमें खुद अच्छा महसूस होता है और हम अच्छे भी लगते हैं, तो इसलिए इसको सज्जीकरण का नाम दिया गया है। और इंग्लिश में एक ही नाम है, कंसंट्रेशन। क्योंकि कभी आपने अच्छी ढंग से चारों विधियों को पढ़ा है और आपके पास आ गया कि अयस्कों की कंसंट्रेशन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, तो हो सकता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कंसंट्रेशन इंग्लिश में इस प्रकार का दे दिया, हिंदी में इस प्रकार दे दिया, तो पता चला कि आप आंसर नहीं दे पाए। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश के नाम भी आपको केमिस्ट्री में याद रखने हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आ गया। अर्थात ये प्रक्रिया क्या है, अयस्कों का सांद्रण, सज्जीकरण, प्रसाधन या कंसंट्रेशन, अयस्क से गैंग के कणों को दूर करने की प्रक्रिया। किसी भी अयस्क से गैंग के कणों को अगर हम दूर कर देंगे, अपयस्क के कणों को दूर कर देंगे, तो उसे कहते हैं हम अयस्क का सांद्रण, सज्जीकरण या प्रसाधन। इसकी प्यारे विद्यार्थियों 4 विधियां हैं, अलग अलग अशुद्धि और अयस्क की गुणों के आधार पर। तो सबसे पहली विधि है द्रवीय धावन। ये द्रवीय धावन कब करना है? यूं तो 4 विधि हैं, हम कोई भी विधि अपना देंगे नहीं। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि यदि अयस्क और गैंग या अप अयस्क के इस गुण में, जैसे घनत्व में आ गई या चुंबकीय गुण में आ गई या फ्लोटेशन में आ गई या विलयता में आ गई, किसी के साथ घुलनशीलता में आ गई, तो अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग विधि हमने प्रयोग करनी और अलग अलग अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे पहले ये द्रवीय धावन उन अयस्कों के लिए की जाती है जिसमें अशुद्धि और अयस्क का घनत्व में अंतर होता है, काफी अंतर होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूर्णित अयस्कों को, सबसे पहले अयस्कों का चूर्ण बनाएंगे। रोलर होते हैं जिसे हम क्रशर कहते हैं, 2 बड़े बड़े रोलरों के बीच अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को डाला जाता है, तो ये क्या होंगे, टूट जाते हैं, ये घूमते रहते रोलर विपरीत दिशा में, ये इधर को घूमेगा तो ये इधर को घूमेगा, और इनके बीच में जब अयस्क का टुकड़ा आता है तो क्रश हो जाता है। फिर दूसरा रोलर, इस पाउडर को हम जैसे नीचे डालेंगे तो फिर उससे छोटे कम जगह वाले रोलर डाला जाता है जिसके बीच में कम स्थान है, तो फिर इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, चूर्णित हो जाता है। बारीक
पाउडर की समान बन जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं क्रशिंग, यानी पीसना, अयस्क को पीसना। इसके बाद जब अयस्क को हम पीस लेते हैं तो क्या करते हैं, इस पिसे हुए अयस्क को, चूर्णित अयस्क को पानी की धारा के साथ ढालू सतह पर, जिसमें कि गड्ढे होते हैं ढालू सतह पर, प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही पानी के साथ अयस्क बहता है तो भारी होने के कारण, अधिक गुरुत्वीय बल होने के कारण बड़े बड़े कण इन गड्ढों में जमा हो जाते हैं और कम घनत्व वाली अशुद्धियां दूर चली जाती हैं पानी के साथ और दूर जाकर रुकती है। जैसे कि हमने देखा है, पानी जब बरसात में पानी आता है तो बड़े बड़े पत्थर तो नजदीक रुक जाते हैं, लेकिन रेत काफी दूर तक बहकर चली जाती है। तो इसी प्रकार अधिक घनत्व वाले पदार्थ यहीं पर रुक जाएंगे गड्ढों में और कम घनत्व वाले पदार्थ दूर चले जाते हैं। इस प्रकार उनका धातु, यदि अयस्क है तो अयस्क से अशुद्धियां हट जाती है, या अशुद्धियां अधिक घनत्व वाले हैं, धातु कम घनत्व वाले हैं, तब ये पृथक हो जाते हैं। दूसरी विधि प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय पृथक्करण। ये विधि तब अपनाई जाती है, उन अयस्कों के लिए अपनाई जाती है जिनमें धातु और अशुद्धि के चुंबकीय गुणों में भिन्नता होती है, यानी एक चुंबकीय हो और दूसरा अनुचुंबकीय हो। तो तब फिर हम उस पिसे हुए पाउडर को, पिसे हुए अयस्क को इस हॉपर में डालते हैं और यहाँ पर दो रोलरों के माध्यम से कन्वेयर बेल्ट होती है, जुड़ी हुई बेल्ट होती है, जैसे कि चक्की पर आप देख पाते हैं, उसमें प्रवाहित करते हैं, या क्रशर में भी आप देख पाते हैं कि कन्वेयर बेल्ट होती है। तब क्या होता है, जैसे आगे को मूवमेंट करेगी बेल्ट तो क्या होगा, अयस्क इसके साथ प्रवाहित हो जाएगा, आगे मूवमेंट करने लग जाएगा। और एक रोलर होता है चुंबकीय, इसे कहते हैं हम चुंबकीय रोलर। तो चुंबकीय रोलर क्या करते हैं, जैसे इस रोलर के संपर्क में कोई पदार्थ आता है तो चुंबकीय पदार्थ उस रोलर पर अटैच हो जाता, पट्टे के बाहर ही चुंबकीय गुण के कारण खिंच जाता है और अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं खिंचता, जिसके कारण वे जब प्रवाहित होते हैं, गिरते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ दूर गिर जाता है, बट चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होने के कारण नजदीक उसकी पास चिपकता। जैसे ही चुंबकीय रोलर से अयस्क आगे जाना होता है तो नीचे गिर जाता है। इस प्रकार दोनों पृथक हो जाते हैं। इसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन इंग्लिश में भी कहते हैं इसे कहते हैं लिक्विड वॉशिंग, द्रव्य धावन। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों चुंबकीय पृथक्करण, विशेषकर लोहे के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो विधि है प्यारे विद्यार्थियों, फेन प्लवन। फेन का मतलब होता है झाग, या फूर्त का मतलब होता है झाग। इसका तीसरा जो नाम है वो नाम है झाग प्लवन, इस प्रकार से भी आ सकता है। अनफॉर्चुनेट है, क्या आएगा याद हमें सब रखना है, नाम विधि वही है, केवल नेमिंग याद रखने हैं। तो झाग प्लवन भी इसका नाम है। झाग बोलते हैं फेन को या फूर्त को। तो प्लवन का मतलब होता है तैरना, फ्लोटेशन इंग्लिश में कहते हैं तैरने को, और प्लवन भी इसका हिंदी में दूसरा नाम है। तो किस प्रकार से फेन फ्लोटेशन होता है, इसमें ऐसे पदार्थों का, ऐसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जो कि किसी विशेष पदार्थ में गीले हो जाते हैं, या नहीं, एक गीला हो जाता दूसरा नहीं होता। तो अब क्या करना हमने, इसमें क्या करना प्यारे विद्यार्थियों, हम एक बड़े से हौज में चूर्णित अयस्क को डाल देते हैं और इसमें एक विलायक डाल देते हैं जिसमें या तो अयस्क विलय हो या गैंग के कण विलय हो, अब अयस्क विलय हो या गीला हो जाता हो। फिर क्या करते हैं, इस घूमने की सहायता से इसको विडोलित करते हैं, घुमाते हैं, यहाँ से दिख रहा है, घुमाते हैं, यहाँ से वायु अंदर जाती है और इसे किसी बाहरी पट्टे पर, मशीन के पट्टे से इसको घुमाया जाता है। तो जैसे वायु अंदर जाएगी तो झाग बनता है। झाग में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बुलबुले बन जाते हैं। और क्या होता है, विशेषकर सल्फाइड अयस्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और गैंग के कण तो क्या हो जाता है, पानी में विलय हो जाते हैं, बड़े बड़े कण नीचे बैठ जाते हैं अशुद्धियों के रूप में, और जो अयस्क है सल्फाइड वो इन बुलबुलों के बाहर सतह पर केंद्रित हो जाता है और ऊपर आने लगता है झाग। और घूमते घूमते जब झाग ज़्यादा बनता है तो इस प्रकार इस कंटेनर में झाग आता है। जब इसको नीचे डालते हैं तो झाग के बुलबुले फूट जाते हैं, वायु ऊपर निकल जाती है, जहाँ से आई थी वही वायुमंडल में मिल जाती है और ये सल्फाइड का अयस्क इसमें जमा होता रहता है बड़े से कंटेनर में। इस प्रकार ये अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं अयस्क से। तो इसे कहते हैं
फोर्थ फ्लोटेशन, यानी झाग प्लवन हो रहा है और उस झाग पर ही सल्फाइड अयस्क या कोई अयस्क आ जाता है। जरूरी नहीं कि अयस्क आएगा, कभी कभी क्या होता है अशुद्धियां भी आ सकती है और अयस्क नीचे बैठ सकता है। तो ये दोनों में गुण अलग होने चाहिए भीगने के गुण में। चौथी विधि प्यारे विद्यार्थियों, निक्षालन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग। देखिए सभी बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई कम और ज़्यादा नहीं है, बस आपको सब चीज़ आनी चाहिए। कोई भी विधि आ जाए, कोई भी अयस्क आ जाए, आपको याद होना चाहिए और उसको बार बार पढ़ना भी, आपको रिमेन करना, याद करने से बार बार। तो इसके दो खंड एक और था। पहला है बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निक्षालन, एल्यूमिना का निक्षालन, और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करते हैं हम, बॉक्साइड जो होता है उसमें आयरन, मेटल सल्फाइड इत्यादि कई अशुद्धियां होती हैं। तो हम सिलिका इत्यादि इसमें अशुद्धियां होती है। इसमें हम सबसे पहले बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के जलीय विलयन में, सोडियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में घोलते हैं। तो अशुद्धियां बाकी सभी पदार्थों में से सिलिकेट इत्यादि में से केवल Al2O3 क्या होता है, घुलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में और बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट। और दूसरा पदार्थ भी यहां पर बनता है सोडियम सिलिकेट। क्या बनता है, और अन्य अशुद्धियां विलयन में घुली रहती है। अब यहाँ दो बन गए हैं, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। पहला एक ही बनता तो बढ़िया था, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, दूसरे प्रक्रम को इस विलयन में पुनः क्या करते हैं हम, सोडियम एल्यूमिनेट वाले विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर प्रवाहित करते। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में इस एसओ को प्रवाहित किया, बॉक्साइड को, तो सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट बने, बाकी पदार्थ विलयन में घुले रह गए। इनको क्या करते हैं हम, फिर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो यह जो सोडियम एल्यूमिनेट था वह किसमें बदल जाता है, जलीय एल्यूमिना में बदल जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग हो जाते हैं और जो सोडियम एल्यूमिनेट था वो विलयन में ही रह जाता है। इस प्रकार प्राप्त सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एल्यूमिना है उसका जलीय एल्यूमिना को हम अलग कर लेते हैं, फिर उसे हम सुखाते हैं और साफ करते हैं, सुखाते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने पर ये शुद्ध जिसमें बदल जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम अपचयन द्वारा, जैसे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य किसी धातु के द्वारा पृथक्करण से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, इस विधि से प्राप्त धातु बहुत ही शुद्ध होती है, उसके लिए अन्य निष्कर्षण विधि की जरूरत नहीं है और न ही शुद्धिकरण की जरूरत है। काफी उच्च कोटि की शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त होती है इन दोनों में, निक्षालन में कुल मिलाकर के। तो ये है बॉक्साइड से एल्यूमिना का निक्षालन। केवल आपको दो लाइनें याद रखनी बस, और किस प्रकार होता है प्रक्रिया याद रखनी जो हमने आपको बताई। फिर दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, गोल्ड और सिल्वर का निक्षालन। सोने और चांदी को भी हम निक्षालित कर सकते हैं क्योंकि ये अक्रिया है। तो क्या करते हैं हम क्या करें, कुछ ठोस धातु का चूर्ण, अयस्क का चूर्ण ले लेते हैं और उसमें साइनाइड यानी कॉपर या पोटेशियम या सोडियम साइनाइड विलयन में, जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, घोल देते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑक्सीजन युक्त जलीय विलयन में घोल देते हैं मेटल को। तो मेटल के चार, ये मेटल ए भी हो सकती है, एजी भी हो सकती है, दोनों के लिए लागू है। तो मेटल के चार कण साइनाइड की KCN या NaCN आयनों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव या K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आयनों में टूट जाता है और ये आपस में क्रिया करके जल के माध्यम से और O2 के माध्यम से क्रिया करके एक जटिल यौगिक बनाता है MCN का होल ट्वाइस, यानी M ये धातु आगे या करे गोल्ड या सिल्वर और साइनाइड के साथ 2 साइनाइड इसको होल्ड कर लेता है अपने डी ब्लॉक के कक्षकों में, इनको जगह दे देता है और 2 नेगेटिव या सिंगल नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन कौन देता है, मेटल दे देता है। 4 मेटल हो तो 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो, हम एक की बात करेंगे इसकी, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर उपलब्ध हो जाता है, जैसे 4 हो जाएंगे, तब 4 केवल साथ में बनता है विलयन में। फिर प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जब हम इस को अलग कर लेते हैं संकुल यौगिक को और उसी जिंक के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते, विस्थापित करते इस मेटल को
क्योंकि महंगी मेटल है सोना और चांदी। तब क्या होता है, Zn Ol4 2 नेगेटिव, ये जटिल यौगिक इसको पृथक कर देता है मेटल को और खुद यहाँ जटिल यौगिक बना देता है, और 2 मेटल यानी सोना या चांदी के 2 कण हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कई रिएक्शंस होती रहती हैं एक साथ और हमें बहुत सारी मात्रा में सोना और चांदी शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। ये था प्यारे विद्यार्थियों अयस्कों के सांद्रण की विधियां। इसमें हमें अन्य कोई भी प्रक्रम नहीं करते, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। जब इनसे प्राप्त अयस्क को, जिसको हम सांद्रित अयस्क कहते हैं, फिर हम धातु का निष्कर्षण करते हैं और फिर शुद्धिकरण करते हैं, जबकि इसमें कुछ जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध धातु प्राप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अन्य लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।